हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए अर्थशास्त्र की है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है और हमारे पास टाइमिंग कम है। इसीलिए मैं अब से आपके लिए चैप्टर वाइज नोट्स बनाकर उनको समझाऊंगी और वही आपको याद करना है और वही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आज मैं जो चैप्टर लेकर आई हूँ वो चैप्टर नंबर 3 है, उत्पादन तथा लागत। और ये 10 नंबर का आता है। इसमें से 10 मार्क के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अब ये वाला चैप्टर हर बच्चा स्किप करता है। रीज़न उसका होता है, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन होते हैं वो समझ में आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक वाइज नोट्स इतने आसान लैंग्वेज में बनाकर लेकर आई हूँ कि आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा उत्पादन फलन का अर्थ। देखिए, सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि उत्पादन फलन क्या होता है। क्वेश्चन छोटे छोटे से पहले करेंगे, फिर बड़े क्वेश्चन पहले, क्योंकि दोनों नंबर का ज़्यादा आता है, इसीलिए आप ध्यान से समझिएगा। सिर्फ अपने दिमाग से इसको लिख सकते हैं आप, अगर समझ में आ जाए बहुत अच्छे से। एक एक वर्ड का मतलब देखते हैं हम। सबसे पहला हमारा है उत्पादन। उत्पादन क्या होता है? देखिए, प्रोडक्शन को आप समझते ही है। कोई हमारे यहाँ पर हम कोई भी एक बिजनेस कर रहे हैं या कोई एक उद्योग है, वहाँ पर जो हम सामान लगाकर जो चीज़ बनाते हैं, जो बन के जो प्रोडक्ट निकलता है, उसे हम उसका उत्पादन कहते हैं। कि टोटल कितना सामान हमारे यहाँ पर बना है, हमने कितना बनाया, उसे हम उत्पादन कहते हैं। अब फलन, फलन का मतलब क्या होता है? देखिए, ध्यान समझिएगा। दो कोई भी चीज़ों के बीच आपस में क्या बताना? संबंध बताना, इसे हम कहते हैं फलन। कोई सी भी दो चीज, उसके बीच में संबंध बताना, उसे हम कहते हैं फलन। अब उत्पादन अगर हम कर रहे हैं तो जरा ध्यान से समझिएगा। अगर कोई चीज बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या होता है, हम क्या लगाते हैं, उसमें हम जो सामान लगाते हैं उसे हम इकोनॉमिक में, अर्थशास्त्र में उसे कहा जाता है साधन। क्या कहते हैं उसे? साधन। ठीक है, जिसे हम कहते हैं उत्पादन के साधन। जो भी चीज़ हम लगा रहे हैं, मान लेते हैं कि हम नॉर्मली समझते हैं कि चलो चाय बना रहे हैं। चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए। तो ये सब हमारे क्या हुए? चाय बनाने के लिए ये सब हमारे साधन हुए। जब हम चाय बना लेंगे तो जो बन के निकलती है ना चाय, उसे हम कहेंगे हमारा उत्पादन। ठीक है, तो अब इसमें हमें संबंध बताना, अब इसे समझना है। टोटल में हमें उत्पादन फलन क्या होता है? तो देखिए, एक निश्चित समय में यानी एक पर्टिकुलर टाइम में किसके बीच? अभी मैंने बताया साधन, उत्पत्ति के साधन अभी बताया था मैंने। अब क्या होता है? साधन। और किसके बीच? जो हमने चाय बनाई, यानी जितना भी हमारा क्या क्या लगा है, दूध लगा है, शक्कर लगी है, और क्या क्या लगी है, पत्ती लगी है, और क्या बन के निकली? चाय। इन दोनों के बीच क्या बताना? इन दोनों के बीच बताना हमें संबंध बताना, उसे हम कहते हैं उत्पादन फलन। क्या समझ में आ गया आपको? एक निश्चित समय में उत्पत्ति के साधन और उत्पादन के बीच क्या बताना? संबंध बताना। क्या कहलाता है? उत्पादन फलन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, किसी भी चीज में हम इनपुट डालते हैं तभी तो क्या निकलता है? आउटपुट। इन दोनों में रिलेशन बताना, इन दोनों में संबंध बताना, इसे हम कहते हैं उत्पादन फलन। क्या समझ में आ गया? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसको याद करिएगा, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन यहाँ करवा रही हूँ वो आपको अपने दिमाग से समझ कर अपनी कॉपी में लिखना है, नोटबुक में नोट करना है। तब आप बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर समझ लिया और आप उसे लिख नहीं रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा। चलिए, इसी के साथ अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है उत्पादन फलन के प्रकार। उत्पादन फलन के प्रकार। देखिए, उत्पादन फलन के दो प्रकार होते हैं। ये आईएमपी है। ठीक है, उत्पादन फलन के दो प्रकार होते हैं। एक तो स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन। इसके ना बहुत सारे नाम है। अब नाम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो एग्जामिनर जो होते हैं वो एक नाम से नहीं देते हैं, हमें अलग अलग नाम से बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं, इसलिए समझिएगा। इसे हम कहते हैं स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन, या फिर कहा जाता है अल्पकालीन उत्पादन फलन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्थिर अनुपात वाला या फिर अल्पकालीन उत्पादन फलन, ये दोनों एक ही है। फिर दूसरा होता है परिवर्तनशील अनुपात वाला, और या फिर उसका एक और नाम है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ध्यान रखिएगा, नाम याद रखना है, स्थिर और अल्पकालीन। ठीक है, परिवर्तनशील और दीर्घकालीन। अब इसमें जो नियम लागू होते हैं वो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन या अल्पकालीन उत्पादन फलन में नियम कौन सा लागू होता है? उत्पत्ति ह्रास नियम।
साधन का प्रतिफल, परिवर्तनशील अनुपात, ये तीनों एक ही है, इसके नाम अलग अलग है। इकोनॉमिक में यही कंफ्यूजन होता है कि नाम बहुत सारे होते हैं। इनको आप नोटबुक में नोट करिए, इनको रोजाना देखिए, बस देखने से ही याद हो जाते हैं अगर हम उसे ध्यान से समझ के पढ़ रहे हैं तो। फिर दूसरा देखो, परिवर्तनशील अनुपात में कौन सा नियम लागू होता है? पैमाने का प्रतिफल। ये तो हो गई इनके नाम की बात। अब इनके मीनिंग समझते हैं कि मीनिंग क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। स्थिर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फिक्स रखना। फिक्स यानी एक जगह पर कोई टिकी हुई है, उसमें ना तो उसको हिलाना ना ढुलाना, हम हमारी लैंग्वेज में से ये कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक में वही कि ना कोई चीज ना तो बढ़ेगी ना ही घटेगी, स्थिर रहेगी। अब अगर ये स्थिर है तो इसे अल्पकालीन क्यों कहा गया? इस पे रीजन है, जरा ध्यान से समझिए। अल्पकालीन यानी टाइम बहुत कम होना हमारे पास है ना। टाइम, अल्पकाल का मतलब भी समझ रहे हैं आप? अल्प मतलब थोड़ा सा, काल यानी टाइम, अल्पकालीन यानी थोड़ा टाइम। अब मैं आपके यहाँ पर आप दुकानदार है, मैं आपके यहाँ पर कोई सामान खरीदने आती हूँ। मान लेते हैं कि मैंने एक डिमांड करी आपसे कि आप मुझे ये वाली चीज़ ला कर दे दीजिए, तो और मैंने आपको 1 घंटे का टाइम दिया, तो आपके पास टाइम लिमिटेड है। क्या आप चीज़ों को बदल सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग? मैंने कहा कि इसे ये बना दो, तो आप क्या कहोगे कि थोड़ा टाइम दीजिए, हम इसे चेंज नहीं कर सकते अब इतनी जल्दी। बस यहाँ पर भी वही है, अल्पकाल में चीज़ों को बदलना मुश्किल होता है ना। थोड़ा हम उसको चेंज नहीं, इतनी जल्दी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को बदल नहीं सकते। तो अल्पकालीन इसीलिए इसे कहा गया है, जिसे हम कहते हैं स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन, जिसमें साधन को बदला नहीं जाता है। और अल्पकालीन उत्पादन फलन, समझ में आ गया इसके पीछे का लॉजिक। और यहाँ पर है परिवर्तनशील अनुपात। परिवर्तन मतलब बदलना, और दीर्घकाल यानी ज़्यादा टाइम। अब मैंने आपको दे दिया कि चलो 2 दिन का टाइम दे दिया आपको, तो 2 दिन का अगर मैंने आपको टाइम दे दिया है, तो अब देखिए 2 दिन में आप सामान को मेरे अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं परिवर्तनशील। ध्यान रखिएगा, ये मैं सिर्फ समझा रही हूँ। इकोनॉमिक में अल्पकाल और दीर्घकाल की अवधि थोड़ी बड़ी होती है। मैं सिर्फ आपको आपके दिमाग में चीज़ों को बिठाने के लिए इतने सिंपल लैंग्वेज ले रही हूँ। ठीक है, ये तो आपको एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं है, लेकिन बस समझिए कि ये दीर्घकाल और परिवर्तनशील क्यों एक जैसे होते हैं। दीर्घकाल में टाइम ज़्यादा है, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बदल सकते हैं। ये समझ में आ गए इन दोनों के मीनिंग। अब ऑफिशियल लैंग्वेज समझते हैं। स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन या अल्पकालीन उत्पादन फलन किसे कहते हैं, उसका मीनिंग ये रहा। देखिए इसका मीनिंग ध्यान से समझिएगा। जब उत्पादन के कुछ साधन की मात्रा कैसी होती है, ध्यान इस पर फोकस करना है, कैसी होती है? कुछ साधन की मात्रा स्थिर, और अन्य साधन कैसे होते हैं, उनमें हम वृद्धि कर सकते हैं। मतलब कुछ साधन स्थिर है और कुछ साधन कैसे हैं? परिवर्तनशील। उसे हम कहते हैं स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन या अल्पकालीन उत्पादन फलन। लिखना कैसे है? स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन उस उत्पादन फलन को कहते हैं जब उत्पादन के कुछ साधन की मात्रा स्थिर और अन्य साधन कैसे होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। इसी को ही अल्पकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं परिवर्तनशील। अभी परिवर्तन नाम में ही है, बदलना। तो देखिए, जब उत्पादन के सभी साधन कैसे होते हैं? परिवर्तनशील। सारे के सारे साधन को आप चेंज कर सकते हैं। सारे साधन कैसे होते हैं? हमारे परिवर्तनशील होते हैं। उसे हम कहते हैं परिवर्तनशील अनुपात वाला नियम या दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ध्यान रखिएगा, दीर्घकालीन और अल्पकालीन। अल्पकाल में टाइम कम होता है, चेंज नहीं कर सकते। दीर्घकाल में टाइम ज्यादा होता है, चेंज कर सकते हैं। ये दोनों के मीनिंग हो गए। इसे लिखोगे कैसे? परिवर्तनशील अनुपात वाला नियम उस नियम को कहते हैं जब उत्पादन के सभी साधन कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। कोई भी साधन सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है। इसे हम कहते हैं परिवर्तनशील अनुपात वाला नियम या दीर्घकालीन उत्पादन फलन। इसमें जो नियम लागू होता है वो पैमाने का प्रतिफल है, और ये यहाँ पर उत्पत्तिहास नियम, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ये अभी मैं आपको समझाऊंगी, ये सिर्फ मैंने यहाँ पर लिखा इसलिए कि आप ध्यान रखें कि कब यूज होता है। चलिए नेक्स्ट है उत्पादन के साधन। ये क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम में पूछा था 2 नंबर में, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया है। उत्पादन मैंने अभी बताया कि साधन कितने होते हैं, तो 4 साधन होते हैं उत्पादन के: श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमिता। श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमिता, ये 4 साधन होते हैं जो उत्पादन करते वक्त उपयोग किए जाते हैं। अब इन्हीं के बारे में बात हो रही है कि कुछ साधन को स्थिर रखते हैं, कुछ साधन। अब मैं इसको थोड़ा लॉजिक वाइज समझाती हूँ आपको। देखिए, ये 4 साधन है आपके, कभी आप इनको बदल सकते हैं, कब नहीं। अल्पकाल में हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते। क्या आप मुझे बताइए, इतनी जल्दी जमीन चेंज हो जाती है?
नहीं होगी। कैपिटल आपको मिल जाएगी, क्या आप काम करने वाले लोगों को ढूंढ सकते हो? नहीं ढूंढ सकते हो। क्या आप उद्यमिता वाले काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये सब कब होंगे? दीर्घकाल में। आपको इनको क्या रखना पड़ता है? स्थिर है, फिक्स है। लेकिन जब अल्पकाल में कैसे होते हैं? फिक्स्ड है। और दीर्घकाल में हम इन्हें क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। आप जमीन खरीद सकते हो, दूसरी पूंजी खरीद सकते हो। यही साधन है उत्पादन के। जब कुछ साधन स्थिर और कुछ परिवर्तन, इसमें से कुछ साधन स्थिर और कुछ परिवर्तनशील होते हैं, उसे स्थिर उत्पत्ति हास नियम या उसका दूसरा नाम है क्रमागत उत्पत्ति हास नियम का अर्थ उसकी सीमाएं और उसके लागू होने के कारण। तो ये टॉपिक बहुत आईएमपी है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये कब लागू होता है? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अल्पकाल में उत्पत्ति हास नियम लागू होता है। अल्पकाल क्या होता है? एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अल्पकाल जहां पर उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, उसे अल्पकाल कहते हैं। तो उत्पत्ति हास नियम कब लागू होता है? अल्पकाल में लागू होता है। इसका दूसरा नाम याद रखिएगा, क्रमागत उत्पत्ति हास नियम। हास का मतलब ही अपने आप में होता है कम होना, किसी चीज में कमी होना, उसे हास कहते हैं। और उत्पत्ति से यहाँ पर तात्पर्य उत्पादन से है। अब इसको लिखेंगे कैसे? अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर और अन्य साधन में क्या करते हैं? वृद्धि। अभी मैंने बताया अल्पकाल क्या होता है, जिसमें कुछ साधन कैसे होते हैं? स्थिर, और अन्य साधन की मात्रा में क्या की जाए? वृद्धि की जाए। तो औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन क्या होता है? कम होता है। इसे ही कहते हैं उत्पत्ति हास नियम। ध्यान से समझिएगा। जब उत्पत्ति के साधन में क्या की जाती है? वृद्धि, यानी बढ़ाया जाता है, तो उससे जो उत्पादन होता है, कौन सा? औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन क्या होता जाता है? कम होता जाता है। इसे हम कहते हैं उत्पत्ति हास नियम। इसको लिखना कैसे है? उत्पत्ति हास नियम उस नियम को कहते हैं अल्पकाल में जब कुछ साधन स्थिर रखकर अन्य साधन की मात्रा में क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है, तो औसत उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन कम होता जाता है। इसे हम कहते हैं उत्पत्ति हास नियम। ये इसका मीनिंग हो गया। अब ये कहाँ लागू होता है? ये क्वेश्चन आता है। तो ये लागू होता है भूमि, कृषि, खनन, मत्स्य पालन, भवन निर्माण आदि क्षेत्र में ये नियम लागू होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि कब लागू होता है, तो आप ये वाले पॉइंट्स याद रखिएगा। अब मैं आपको इसको एक टेबल से समझाऊंगी। ये मैंने टेबल बनाई है, और ये टेबल अगर आप एग्जाम में बनाकर आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, और आपकी परफॉर्मेंस चेक होती है कि हाँ वाकई आपने कुछ लिखा है। और ये बहुत आसान भी है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने कुछ नहीं करा, आपको कॉलम याद रखना है बस। श्रम इकाई, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। ठीक है, यहाँ पर आपको 1 से 5 तक की गिनती लिख देना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम, देखो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। मैंने ना यहाँ इसको आप इधर कर लिए और इसको इस तरफ, तो आप समझ जाएंगे। अब सीमांत उत्पादन सबसे पहले बना लीजिएगा इस तरफ। देखो इसमें क्या है? कुछ नहीं, आपको 10 से उल्टे नंबर लिखना है। 10, 9, 8, 7 और 6 ये नंबर लिख दिए। अब ये बस इतने 2 कॉलम बना लिए, ये कॉलम आपके अपने आप बन जाएंगे। देखिए कैसे बनेंगे? कुल उत्पादन यानी जोड़ना है, तो देखिए सबसे पहले 10 यहाँ पर भी होगा और 10 यहाँ पर भी होगा। उसके बाद हम ये जो नंबर से ये प्लस करते जाएंगे। 10 में 9 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? 19। तो देखिए 10 में आपने 9 को प्लस कर दिया, कितना आ गया? 19। 19 में आप 8 प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 27। 27 में आप 7 प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 33। 33 में 6 प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 37। ये कुल उत्पादन हो गया। कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये इधर आ जाएगा, फिर इसमें ये प्लस करते करते जिगजैग बनाते बनाते आपको सारे लिख लेने हैं। औसत उत्पादन क्या होता है? तो कुछ नहीं करना है, देखिए बहुत आसान है ये भी। 10, 9 उससे आधा आधा कम कर दीजिए। 10, 9.5, 9, 8 यहाँ पर आप 8 कर लीजिएगा, और यहाँ पर 7.4 अपने हिसाब से अप्रोक्स नंबर लेकर यहाँ पर आप लिख दीजिए। अगर इतना कर देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। तो ये हो गई आपकी उसकी टेबल। इसे ये भी बोलते हैं तालिका, द्वारा समझाइए, तो ये उसकी तालिका हुई। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्पत्ति हास नियम लागू होने के कारण। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि उत्पत्ति हास नियम कब लागू होता है। तो आप ऐसे लिखेंगे, उत्पत्ति हास नियम लागू होने के कारण निम्नलिखित है। यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। इसको ये हेडिंग है, इसकी डिटेल मैं आपको समझा रही हूँ, आप डिटेल खुद बनाकर लिखेंगे। 1 या 1 से अधिक साधन स्थिर। कैसे लिखेंगे? उत्पत्ति हास नियम लागू होने का सबसे पहला कारण 1 या 1 से अधिक साधन का स्थिर होना है। मतलब जब
एक या एक से ज़्यादा साधन को क्या कर रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है, तब वहाँ पर क्या लागू होता है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। दूसरा हम लिखेंगे उत्पादन के साधन की सीमितता। सीमित वर्ड क्या होता है कि हम बहुत कम है हमारे पास साधन, हम उसे ना तो उसे बढ़ा नहीं सकते हैं, तब वहाँ पर उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। उत्पादन के साधन सीमित होते हैं तब उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, अर्थात उत्पादन के साधन को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, उसकी हमारे पास क्या है, कमी है, हम उसमें वृद्धि नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर है साधन की अविभाज्यता। अविभाज्यता का मतलब होता है कि हम उसे तोड़ नहीं सकते, उसके टुकड़े नहीं कर सकते, हमें उसका पूरा पूरा क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, जिसको हम आधा आधा नहीं कर सकते, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। साधन छोटा है, उसके टुकड़े करोगे तो वो नष्ट हो जाएगा, वहाँ पर ये यूज़ होता है। साधन की अविभाज्यता होती तब उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, अर्थात साधन को अगर टुकड़ा किया गया, तोड़ा गया, तो वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक घोड़ा अगर यूज़ करना तो पूरा ही करोगे ना, उसे बीच में से कटोगे तो क्या वो काम कर वापस हम उससे कुछ काम ले सकते हैं, नहीं, वो तो खत्म ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है साधन की स्थानापन्न नहीं। साधन का कोई स्थानापन्न नहीं, मतलब साधन है ही नहीं। हम उस जैसे शक्कर की जगह हम गुड़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साधन होते हैं जिसको हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, जिसकी जगह हम दूसरा कोई सा भी साधन यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। हेडिंग बनाकर डिटेल आपको कम से कम 3-3 लाइन की लिखना है। पहली तो आप लाइन यही लिख सकते हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का पहला कारण ये है, ऐसे आप पॉइंट बना कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है उत्पत्ति ह्रास नियम की सीमाएं। सीमा बोलिए, या ये कब लागू नहीं होता है ना, तो ये भी IMP है, ये भी एग्जाम में आया है, इसकी भी हम लिखेंगे उत्पत्ति ह्रास नियम के सीमाएं निम्नलिखित है। सबसे पहला अल्पकाल में। अल्पकाल मतलब अभी मैंने समझाया कि ये जो नियम है ये कब लागू होता है, केवल अल्पकाल में लागू होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम दीर्घकाल में लागू नहीं होता है, ये हमेशा लिख देंगे। फिर कृषि कला के लिए उपयोगी, तो उत्पत्ति ह्रास नियम किसके लिए उपयोगी है, केवल कृषि कला के लिए उपयोगी है, ये उसकी एक क्या है, सीमा है। फिर तकनीक स्थिरता। उत्पत्ति ह्रास नियम में तकनीक कैसी होनी चाहिए, स्थिर होना चाहिए। फिर साधन की इकाई समान होना, मतलब उत्पत्ति ह्रास नियम कब लागू होता है, जब साधन की सभी इकाई समान हो, असमान इकाई में लागू नहीं। ये ऐसा आप लिख देंगे कि असमान इकाई में लागू नहीं। ठीक है, ये आगे बना देंगे, ये केवल कृषि कला में उपयोगी है, अन्य क्षेत्र में उपयोगी नहीं। ठीक है, ये इसकी सब सीमाएं हैं। तकनीक स्थिरता अगर अस्थिर हो तो ये लागू नहीं होगा, ये अल्पकाल में लागू होता है, दीर्घकाल में लागू नहीं होगा। ऐसे आप उसकी सीमाएं बना कर लिख सकते हैं आगे। तो ये आपका उत्पत्ति ह्रास नियम जो टॉपिक है वो कंप्लीट। पैमाने का प्रतिफल, ये IMP है, बोर्ड एग्जाम में आता है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर बार आता है, इसमें से 1-2 अवस्थाएं आपसे पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम पैमाने के प्रतिफल का अर्थ समझेंगे। क्या होता है पैमाने के प्रतिफल का अर्थ, उत्पादन के साधन में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि किस अनुपात में होती है, मतलब कितनी वृद्धि होती है वो हम चेक करते हैं। सिंपल सा मतलब है, मैंने आपको कल समझाया था, उत्पादन फलन 2 चीज़ों में संबंध बताता है, एक तो साधन और एक उत्पादन। साधन यानी सामान को बनाने में जो आप चीज़ें लगाते हैं वो साधन होते हैं, और उत्पादन क्या होता है, जो बन के निकलता है, आउटपुट निकलता है, उसे हम कहते हैं उत्पादन। तो अगर उत्पादन के साधन में कितनी वृद्धि की जाए, उसके फलस्वरूप उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी, इसको हम समझते हैं कि मान लेते हैं कि हमने श्रमिक हमारे क्या होते हैं, श्रम जो होता है हमारा उत्पादन का साधन है, मैंने आपको कल बताया था। तो श्रम में आप अगर मतलब आप मजदूरों को बढ़ाएंगे, मान लेते हैं कि पहले आपके यहाँ मजदूर 2 मजदूर काम करते थे और अब आपने उसे बढ़ा दिया और कितना कर दिया, कम से कम 5 मजदूर कर दिए। 2 मजदूर मिलके जो काम पूरा करते थे, मान लेते हैं कि खिलौने बना रहे, तो 100 खिलौने बना रहे थे 2 मजदूर मिलकर, हम इसको 2 नहीं, हम इसे 4 कर देते हैं अभी फिलहाल में। तो 2 मजदूर मिलकर 100 खिलौने बना रहे थे, आपने मजदूरों की संख्या को बढ़ा दिया, 2 और प्लस कर दिए, तो अब वो कितने बनाएंगे, 200 खिलौने बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इसी के संबंध को कहते हैं हम पैमाने का प्रतिफल। आप ये उदाहरण भी लिख सकते हैं कि उत्पादन के साधन में वृद्धि करने पर उत्पादन में वृद्धि किस अनुपात में होती है, उसे हम कहते हैं पैमाने का प्रतिफल। और ये आप उदाहरण लिख सकते हैं कि अगर पहले श्रमिक की संख्या 2 थी और वो 2 श्रमिक मिलकर 100 खिलौने बनाते थे, अब श्रमिक की संख्या में 2 और वृद्धि कर दी जाए तो वो कितने खिलौने बनाएंगे, 200। इसी में संबंध बताना क्या कहलाता है, पैमाने का प्रतिफल। और ये मैंने आपको समझाया था पैमाने का प्रतिफल कब लागू होता है, तो पैमाने का प्रतिफल दीर्घकाल में लागू होता है।
अब हम समझते हैं पैमाने के प्रतिफल की अवस्थाएं। पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाएं होती है। पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था, पैमाने के स्थिर प्रतिफल की अवस्था और पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था। तो इनके मीनिंग एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले बढ़ते प्रतिफल को समझते हैं। 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, एक तो साधन और एक दूसरा हमें क्या याद रखना है, उत्पादन। इसमें हम संबंध बताएंगे, ठीक है। तो उत्पादन के साधन में जितनी आप वृद्धि करो उससे ज़्यादा वृद्धि किस में हो जाए, उत्पादन में। ध्यान समझना, उत्पादन के साधन में वृद्धि के अनुपात से उत्पादन में वृद्धि अधिक होती है, यानी ज़्यादा होती है। यही इसमें लिखा हुआ है बढ़ते हुए, यानी आप साधन में जितनी वृद्धि करो उससे ज़्यादा आपके उत्पादन में वृद्धि हो जाए, उसे हम कहते हैं पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था। इसको समझते हैं कि अभी हमने समझा था कि 2 श्रमिक काम कर रहे हैं और कितने खिलौने बना रहे हैं, 100 खिलौने बना रहे हैं, ठीक है। अब आपने मान लेते हैं कि श्रमिक को कितना कर दिया, 4, तो अब वो डबल नहीं, पहले 100 बनाते थे ना, तो अब वो कितने बना देंगे, आपके 4 श्रमिक मिलकर 250 खिलौने पूरे कर रहे हैं। तो देखिए आपने श्रमिक को तो डबल करा, लेकिन जो इसमें आपने 50% बढ़ाया है, तो यहाँ पर जो आपका उत्पादन है वो कितना परसेंट बढ़ गया, लगभग 60%। मतलब आप इसमें 50% वृद्धि कर रहे हैं साधन में, तो आपका जो उत्पादन है वो कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, 60% या ज़्यादा बढ़ता हुआ प्रतिफल। इसे ही कहते हैं पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल का नियम। उत्पादन के साधन में वृद्धि की तुलना में उत्पादन में अधिक मात्रा में वृद्धि होना क्या कहलाता है, पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था। अब हम समझते हैं पैमाने के स्थिर प्रतिफल। स्थिर मतलब फिक्स, समान। उत्पादन के साधन में वृद्धि के समान अनुपात में उत्पादन में वृद्धि, मतलब जितना आप साधन बढ़ाएंगे उतना ही आपका क्या बढ़ जाएगा, उत्पादन। दोनों सेम डायरेक्शन में। मतलब अगर आप श्रमिक को 50% बढ़ाते हैं तो उत्पादन भी कितना बढ़ रहा है, 50%। दोनों का अनुपात कैसा है, सेम है। उसे हम कहते हैं पैमाने के स्थिर प्रतिफल की अवस्था। ये वाला उदाहरण आप लिख सकते हैं कि 2 श्रमिक थे, 100 खिलौने बना रहे थे, आप अपने श्रमिक को डबल कर दिया, तो आपके जो काम है, उत्पादन है, वो भी कितना हो गया, डबल हो गया। 100 था, अब कितना हो गया, 200। इसी को कहते हैं हम स्थिर पैमाने का प्रतिफल। ये आप उदाहरण जब लिखकर आते हैं तो उसके ज़्यादा आपको नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट है पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था। उत्पादन के साधन में वृद्धि की तुलना में उत्पादन में वृद्धि कम हो। अभी हमने इसको बढ़ते प्रतिफल में समझा था कि उत्पादन ज़्यादा हो रहा था। अब यहाँ पर हमें घटते प्रतिफल में बताना है कि आप साधन में जितनी वृद्धि करो उत्पादन में वृद्धि क्या हो जाती है, कम। जैसे हम समझते हैं कि वापस वही कि 2 मजदूर 2 श्रमिक मिलकर 100 खिलौने बना रहे थे। अब आपने श्रमिक की संख्या वापस से कितनी कर दी, 4। तो उत्पादन कितना होना चाहिए था, 200, लेकिन 200 नहीं हो रहा है। आपका उत्पादन कितना हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 150 हो रहा है। 150 खिलौने बन रहे हैं आपके यहाँ पर। तो आपने इसको 50% बढ़ाया था, लेकिन जो उत्पादन है वो आपका लगभग 40% के करीब बढ़ा है। तो इसमें देखिए आप साधन में आपने वृद्धि ज़्यादा करी है और जो उत्पादन है उसमें वृद्धि कम हुई है। इसे हम कहते हैं पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था। तो ये हमने सारी की सारी अवस्थाएं पढ़ी। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल के लागू होने के कारण, तो कब लागू होता है। तो देखिए उत्पादन हमें बताना है कि उत्पादन कब कब ज़्यादा होता है। तो सिंपल है कि जब श्रमिक की उत्पादकता में वृद्धि, यानी हमारे श्रमिक है यानी जो मजदूर है वो बहुत अच्छा काम करते हैं, तब हमारी पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था लागू होती है। क्योंकि अगर श्रमिक अच्छा काम करेंगे तो उत्पादन ज़्यादा होगा, और यही है बढ़ते प्रतिफल का नियम। एक है श्रेष्ठ मशीन का उपयोग, मतलब हम जो साधन यूज़ कर रहे हैं, मशीन का किस्म, उनकी किस्म कैसी हो, अच्छी, वो ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो जब भी क्या है, लागू होता है पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल का नियम। ठीक है, ये आपके पूरे आप उदाहरण सहित ये खिलौने वाला उदाहरण आप लिखिएगा, और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको डबल से आपको समझाऊंगी। अब इसका एक सारणी में मैंने इन तीनों चीज़ों को लिया है। देखिए उदाहरण मैंने यहाँ पर दिया है उत्पादन के साधन में वृद्धि, फिर उत्पादन में वृद्धि, और यहाँ पर हम उसकी अवस्था है। देखिए उत्पादन के साधन में अगर आप 20% वृद्धि करते हैं तो उत्पादन में कितने % वृद्धि होती है, 25। यहाँ पर 20 था और ये देखो बढ़ रहा है, यहाँ पर 20 है तो ये कितना हो रहा है, 25%। तो इसे हम कहते हैं बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। फिर देखिए अगर उत्पादन के साधन में आप 20% वृद्धि करते हैं तो उत्पादन में भी कितने वृद्धि होती है, 20। दोनों कैसे हैं, समान। इसे हम कहते हैं स्थिर पैमाने का प्रतिफल। और देखिए वापिस उत्पादन में अगर आप 20% वृद्धि करते हैं तो उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है, 10% कम हो रही है। इसे हम कहते हैं घटते पैमाने का प्रतिफल। तो ये आपका पूरा इसका मीनिंग भी हो गया और इसके उदाहरण सहित हमने ये समझ भी लिया।
नेक्स्ट हम इसका एक ग्राफ समझेंगे। इस ग्राफ में मैंने देखिए ये शो करा, अगर आप ये बनाकर आते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक तरफ श्रम लिख देना है, दूसरी तरफ हम लिख देंगे पूंजी। अब इसको समझिए, मैंने यहाँ अलग अलग कलर से ये तीनों पैमाने के प्रतिफल बताए हैं। देखिए यहाँ बीच में डिस्टेंस पर आपको फोकस करना है, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है बीच में, इसमें आपको फोकस करना है। देखिए सबसे पहले एक लाइन हमने ड्रॉ करी, फिर उससे डिस्टेंस जो है वो थोड़ा कम होता जाएगा यहाँ पर एक, और फिर यहाँ पर देखिए इनका डिस्टेंस, इस अवस्था को हम कहते हैं बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखते हैं तीन, दोनों जो बीच में गैप है वो तीनों में कैसी है, बराबर, इसमें भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, इसे हम कहते हैं स्थिर पैमाने का प्रतिफल। उसके बाद यहाँ पर गैप देखिए आप बढ़ती जा रही है ऊपर की तरफ, इसे ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इसे हम कहते हैं घटते पैमाने का प्रतिफल। देखिए यहाँ पर कम है, फिर थोड़ी ज़्यादा हुई, फिर थोड़ी ज़्यादा हुई, इसे हम कहेंगे घटते पैमाने का प्रतिफल। तो ये आपकी सारी की सारी अवस्थाएं विद ग्राफ हो गई है। अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिखना चाहते हैं तो वो जो खिलौने वाला उदाहरण बताया है वो एग्जाम में ज़रूर लिख कर आइएगा, क्योंकि उदाहरण कोई भी नहीं लिखता, अगर आप लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिएगा। इस चैप्टर का नाम ही है उत्पादन तथा लागत। उत्पादन के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे लागतों के बारे में, लागत के कितने प्रकार होते हैं। इस चैप्टर में एमपी बोर्ड और जितने भी बोर्ड एग्जाम है उसके लिहाज से जितने यहाँ पर टॉपिक है मैं आपको कवर करवा दूंगी लागत से रिलेटेड। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो लागतों के प्रकार है, अंतर है, और ये भी पढ़ना है साथ में कि लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले लागत क्या होती है, तो आप लोगों को पता ही है, किसी भी सामान को या किसी भी चीज़ को बनाने में जो हम पैसा लगाते हैं उसे हम कहते हैं लागत। ठीक है, तो लागत के प्रकार है, सबसे पहले है औसत लागत, कुल लागत और सीमांत लागत। सबसे पहले हम ये तीन पढ़ेंगे, फिर बाकी की पढ़ेंगे। औसत लागत का मतलब होता है, देखिए औसत लागत, औसत का मतलब एवरेज, जो हमने पहले आपने क्लासेस पढ़ी होगी 9-10, तब आपने एवरेज निकालना सीखा था, उसी से रिलेटेड होती है। देखिए यहाँ पर याद क्या रखना है आपको कि जो कुल लागत होती है, कुल यानी टोटल, टोटल कितनी लागत, मतलब जितना आपने सामान बनाया, ये रही कुल लागत का यहाँ पर मीनिंग, यानी जितना आपने उत्पादन किया है उसमें जितना भी आपका पैसा लगा है, जितनी भी आपकी लागतें लगी उन सबको क्या कर दोगे आप लोग, जोड़ दोगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, कुल लागत। ठीक है, तो यहाँ पर उसका मीनिंग कि कुल लागत उस लागत को कहते हैं जिसमें उत्पादन में किया गया संपूर्ण व्यय या लागत का योग शामिल होता है। मतलब जितना पैसा आपने किसी चीज को बनाने में लगाई, मान लीजिए ये पेन बनाने में जितना पैसा लगा है उन सभी को जोड़ दो तो वो क्या हो जाती है, आपकी कुल लागत। अब कुल लागत से ही हमें याद रखना है औसत लागत। औसत लागत क्या होती है, तो कुल लागत को उत्पादन की इकाई से क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, औसत लागत। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने इस तरीके के कितने पेन बनाए हैं, 5 पेन बनाए हैं, तो हमारी उत्पादन की इकाई कितनी होती है, 5, और इन 5 पेनों को बनाने में टोटल यानी कुल लागत आपकी हुई है 50 रुपये। ठीक है, तो हमारी कुल लागत कितनी है, 50, और हमने उत्पादन कितने का करा, 5 पेन का, तो हमारी जो एवरेज यानी औसत लागत होगी वो कितनी हो जाएगी, औसत लागत निकलेगी हमारी 10। तो कैसे निकाला हमने, उत्पादन की कुल लागत को उत्पादन की इकाई से भाग दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं औसत लागत। यहाँ पर उसका फॉर्मूला है एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन जितनी भी मात्रा है यानी क्वांटिटी है उसे डिवाइड दे दो। फिर हम बात करते हैं सीमांत लागत। देखिए सीमांत का मतलब ही क्या होता है, सीमा का अंत। मैंने पिछली वीडियोस में उपयोगिता के प्रकार पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था सीमांत उपयोगिता। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पर वीडियो डली हुई है, आप वहां देखिएगा। तो सीमांत का मतलब क्या होता है, सीमा का अंत यानी एंडिंग। तो देखिए इसका मीनिंग एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की लागत को क्या कहते हैं, सीमांत उत्पादन, सीमांत लागत। मतलब आप 5 पेन बनाते हैं, ठीक है, और टोटल लागत क्या होगी, जितनी आप पेन बढ़ाते जाओगे, आप पेन 5 बनाए 6 बनाए, आप जितने पेन बढ़ाते जाओगे, उत्पादन की इकाई बढ़ाओगे, तो क्या होगी, लागत जो है कुल लागत भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और हर कुल लागत में जो इकाई बना रहे हो वो जोड़ रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत लागत। फॉर एग्जांपल आपने पेन बनाए, मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब हमारे जो पेन की लागत है तो कितनी लगती जाएगी, यहाँ देखिएगा कुल लागत हमने ये पढ़ा है, मैं आगे आपको इसको समझाऊंगी भी सही कि यहाँ पर हम निकालते हैं सीमांत लागत और यहाँ हमारी होगी कुल लागत। सीमांत लागत क्या होती है कि कितना पैसा आप लगा रहे हो, जैसे पहले में कितनी लगे, 5, फिर मान लो 4 लगा, 3 लगा, मतलब हर इकाई पर जितनी आप इकाई बढ़ाते जाओगे आपकी लागतें कैसी होगी, बढ़ती जाएगी और यहाँ पर कम होती जाएगी, उसे हम कहते हैं सीमांत लागत। मीनिंग है उसका, सीमांत लागत उस लागत को कहते हैं इसमें एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की लागत को सीमांत लागत कहते हैं। एक अतिरिक्त इकाई मतलब एक से ज्यादा इकाई
का उत्पादन करने पर जो लागत लगती है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत लागत। चलिए, और इसका फॉर्मूला है मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू, ये इसका ये डेल्टा होता है, इसका मतलब होता है परिवर्तन किसमें, टोटल कॉस्ट में परिवर्तन और क्वांटिटी में परिवर्तन। मतलब मान लीजिए पहली लागत हमारी टोटल थी 10, ठीक है, अब हो गई 11, अब हो गई 15, क्योंकि कुल लागत हमेशा बढ़ती जाती है। अब देखिए 10 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। 11 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4। तो ये जो लागतें हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, सीमांत लागत। तो ये हो गई हमारी 3 लागत। नेक्स्ट है हमारी परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत। तो परिवर्तन का मतलब ही समझ में आ रहा होगा, परिवर्तनशील यानी जो बदलती रहती है, स्थिर लागत जो बदलती नहीं है। तो इसका ना अंतर भी आता है बोर्ड एग्जाम में, परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत के बीच अंतर बताइए। तो मैंने यहाँ अंतर के फॉर्म में बनाया है ताकि आप इससे मीनिंग भी लिख लें और अंतर भी लिख दें। परिवर्तनशील लागत हमने पिछले वीडियोज में मैंने आपको बताया था, परिवर्तनशील साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील साधन का मतलब है जो बदलते रहते हैं, जो चेंज हो सकते हैं, और स्थिर लागत जो चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल परिवर्तनशील लागत को देखिए, उसका संबंध किससे होता है, उत्पादन के परिवर्तनशील साधन। परिवर्तनशील साधन कौन से हो सकते हैं, श्रम हो सकता है, श्रम को हम बदल सकते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, परिवर्तनशील साधन। तो परिवर्तनशील लागत क्या होती है, उत्पादन के परिवर्तनशील साधन से जो लागत प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्तनशील लागत, ठीक है। स्थिर लागत क्या होती है, उत्पादन के स्थिर साधन से जो हमें लागत प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर लागत। ये क्या होती है, स्थिर, देखिए भूमि, भवन, इन सब की जो लागतें होती है उसे हम स्थिर लागत कहते हैं। और परिवर्तनशील लागत क्या होती है, श्रम की और कच्चे माल को खरीदने की, और ये सारी लागतें होती है उसे परिवर्तनशील लागत कहते हैं। समझ में आ गया, ये परिवर्तनशील लागत बदलती रहती है, स्थिर लागत बदलती नहीं है। अब इसका अंतर आप कैसे लिखेंगे, पहला आप पॉइंट बनाएंगे संबंध। परिवर्तनशील लागत का संबंध उत्पादन के परिवर्तनशील साधन से होता है, स्थिर लागत का संबंध उत्पादन के स्थिर साधनों से होता है। उत्पादन मात्रा का प्रभाव, देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये पॉइंट उत्पादन मात्रा मतलब आप उत्पादन कितना बढ़ाते हैं कितना घटाते हैं। तो अभी मैंने आपको समझाया, ये श्रम है, मशीन भी आ सकता है इसमें, ठीक है, ये हमारे, और जितना आप माल खरीदते हैं वो माल भी आपके साधन हो जाते हैं। स्थिर में क्या आती है, भूमि, भवन, ये सब चीज़ें आती है। अब उत्पादन मात्रा का प्रभाव परिवर्तनशील लागत पर पड़ता है और स्थिर लागत पर नहीं, क्यों, इसका रीजन क्या है। देखिए अगर आप उत्पादन मान लो 5 पेन बना रहे हैं, ठीक है, 5 पेन बनाने में मेहनत ज़्यादा लगेगी, श्रम ज़्यादा लगेगा। अगर आपने उत्पादन कम कर दिया, मान लीजिए 4 कर दिया, तो मेहनत कम लगेगी, ठीक है, और अगर आपने उत्पादन बढ़ा दिया तो मेहनत क्या होगी, ज़्यादा लगेगी। तो ये क्या होती है, इन पर उत्पादन की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। अगर उत्पादन की मात्रा कम है तो लागत क्या हो जाएगी, कम। अगर उत्पादन की मात्रा बढ़ जाएगी तो लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब स्थिर लागत क्या होती है, इस पर उत्पादन की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल आप किसी जगह पर ही उत्पादन करेंगे, मान लो भूमि पर, भवन पर, आप चाहे उत्पादन 5 चीज़ों का करें, 6 चीज़ों का करें, जगह तो आपको चाहिए ही, उस जगह की जो लागत है वो भी कभी बदलेगी नहीं, बदलेगी। आप जहाँ काम कर रहे हैं यानी भूमि, भवन, वो तो इतने का ही रहेगा, वो लागत कभी भी बदलती नहीं है। उत्पादन की मात्रा का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे आप 10 चीज़ों का उत्पादन करो, 5 चीज़ों का उत्पादन करो, जमीन जितनी लगनी है उतनी आपकी जमीन लगेगी, ठीक है। फिर शून्य, तो परिवर्तनशील लागत क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। मान लीजिए आप कोई पेन बना ही नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं बना रहे, तो आपकी लागत क्या हो जाएगी, शून्य, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैसा, क्योंकि आप मजदूरों को पैसा नहीं दोगे, माल जो है आपका खरीदना बंद कर दोगे क्योंकि उत्पादन नहीं कर रहे हो, तो यहाँ क्या हो जाती है, शून्य हो सकती है। लेकिन स्थिर लागत कभी भी शून्य नहीं, क्यों, क्योंकि ज़मीन का जो चीज़ें होती है वो तो लगती ही लगती है। भूमि, भवन आप ऐसा थोड़ी ना बेच दोगे फिर खरीद लोगे फिर बेच दोगे, ऐसा होता है क्या, भूमि और भवन तो एक बार खरीदे जाते हैं। तो ये हो गई आपकी परिवर्तनशील और स्थिर लागत। नेक्स्ट है आपकी अवसर लागत। अवसर लागत तो बहुत इजी है, खोए हुए अवसर या वैकल्पिक अवसर की लागत। क्या कहते हैं, अवसर लागत किसे कहते हैं, अवसर लागत उस लागत को कहते हैं जो खोए हुए अवसर या वैकल्पिक अवसर की लागतें होती है। अब इसको समझिए, तो हमारा एक डेफिनेशन हो जाती है कि खोए हुए अवसर या वैकल्पिक अवसर की जो लागतें होती है उसे हम कहते हैं अवसर लागत। अब इसको समझिए, मान लीजिए कि एक इंसान काम करने जाता है ना, उसको कितनी तरह की जॉब मिल सकती है। मान लीजिए उसे एक ऑटो चलाने की जॉब मिलती है, चलो अभी हम सिर्फ समझने के लिए, एक उसे कहीं पर ना वॉचमैन की नौकरी मिल जाती है, ठीक है, 2 तरह की नौकरी उसे हम समझते हैं, और भी कई काम है। तो अगर वो ऑटो चलाने जाएगा तो वॉचमैन की नौकरी उसे छोड़नी पड़ेगी, अगर वो वॉचमैन की नौकरी करेगा तो उसे ऑटो चलाना छोड़ना पड़ेगा। तो जो भी छोड़ा, मान लीजिए कि उसने ऑटो चूज करा तो वॉचमैन जो छोड़ना पड़ा, इसकी जो लागत होगी उसे हम क्या कहते हैं, अवसर लागत। जो अवसर उसने खो दिए हैं या जो विकल्प में था, अगर वो वॉचमैन बनेगा तो ऑटो वाली जॉब छोड़नी पड़ेगी, तो ये जो ऑटो वाली लागत होगी वो उसके लिए फिर क्या होगी, अवसर लागत। ये एग्जाम्पल आप लोग उसमें लिख सकते हैं।
तो इस तरीके से सारी लागतें हो गई। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं। जितने भी लागत वक्र होते हैं उसकी आकृति कुछ इस तरीके की होती है, तो वो क्यों होती है वो समझिए। पहले तो मैं आपको समझा दूं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, उत्पादन आप जितना ज़्यादा बढ़ाते हैं, आपकी जो लागतें होती है वो क्या हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आप अपने दुकान पर जितना सामान ज़्यादा बनाएंगे, ठीक है, तो लागतें क्या होगी, कम। कैसे? सामान ज़्यादा बनेगा, प्रॉफिट ज़्यादा आएगा और लागतें ऑटोमेटिक क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाती है। तो आपको माइंड में क्या रखना है कि आप जैसे जैसे उत्पादन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो लगने वाली लागत क्या हो जाती है, कम। इसीलिए लागत वक्र कैसे होते हैं, यू आकृति के होते हैं। सबसे पहली लाइन आपको ये याद रखना है कि उत्पादन आप जैसे जैसे बढ़ाओगे आपकी लागतें क्या होने लग जाएगी, कम। अब उसके कुछ पॉइंट होते हैं, तो ये पॉइंट आपको लिखना है। लागत वक्र यू आकृति के होते हैं, इसके कारण निम्नलिखित है। सबसे पहले तकनीकी लागत या तकनीकी बचत, मतलब मशीन वगैरह पर जो खर्चा करते हैं वो। अगर आप अधिक उत्पादन करते हैं तो मशीन और इन पर जो लागतें लगती है वो अपने आप क्या होने लग जाती है, कम। क्योंकि देखिए, मशीन तो आपके यहाँ पर लगी हुई है, आप चाहे उत्पादन ज़्यादा करो या कम करो, मशीन की लागत तो लगना ही लगना है, क्योंकि वो यूज़ में आ रही है। आप उस पर ग्रीस वगैरह ये सब तो लगाने ही पड़ेंगे। तो अगर आप ज़्यादा उत्पादन करो तो फ़ायदा किसको है, आपको ही होगा, क्योंकि आपके पैसे ज़्यादा आएंगे और लागतें क्या हो जाएगी, कम। आप चाहे उत्पादन कितना ही करो, जिस चीज़ पर जितना पैसा लगना है वो तो लगेगा ही। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम समझ एक घर के एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, रोटी बनाना है आप लोगों को, तो आटा गलाना होगा। मेहनत तो उतनी ही लग रही है ना आपकी कि आटा पूरा गलाना ही पड़ेगा और रोटी बनानी ही पड़ेगी। सेम चीज़ है, आप चाहे ज़्यादा रोटी बनाओ चाहे कम बनाओ, स्टेप तो उतनी ही लगेगी ना। बस इसी को यहाँ आपको समझना है कि आप चाहे ज़्यादा उत्पादन करो कम उत्पादन करो, लागत इतनी ही होती है। तो अगर अधिक उत्पादन करते हैं तो जो हमें बोझ आता है लागत का वो क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है। इसी को हम कहते हैं तकनीकी बचत। तो तकनीकी बचत यानी मशीन और इन पर जो खर्चा होता है वो कम होता जाता है। कब? जब उत्पादन क्या हो जाता है, अधिक। इसीलिए लागत वक्र कैसी आकृति के होते हैं, यू आकृति के। फिर है श्रम बचत यानी मेहनत, वो मजदूर जो काम करते हैं वो श्रमिक अगर ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो उनकी कार्यकुशलता में क्या होगी, वृद्धि। मतलब वो बहुत अच्छा काम करने लग जाएंगे और उनकी लागत क्या हो जाएगी, कम। इसीलिए लागत वक्र कैसे आकृति के होते हैं, यू आकृति के। फिर है विपणन बचत यानी विपणन का मतलब होता है विज्ञापन, प्रचार और ये जो पोस्टर वगैरह हम लगाते हैं वो। मान लीजिए आप 10 चीज़ बेचना है तब भी पोस्टर लगाना पड़ेगा, एक चीज़ बेचना है तब भी पोस्टर लगाना पड़ेगा। मतलब लागत तो आएगी ना आपको। तो बस अगर आप उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो आपकी लागत तो वही रहेगी, बढ़ेगी ना ही घटेगी। पोस्टर बना रहे हो, जितना पैसा आपको लगाना है वो तो लगेगा ही, चाहे आप उत्पादन ज़्यादा चीज़ों का करो कम चीज़ों का करो। तो इसीलिए कहते हैं कि उत्पादन कितना अधिक होना चाहिए, जिससे लागतें क्या हो जाती है, कम। फिर है प्रबंध की बचत। सेम ऐसे ही कि उत्पादन में वृद्धि की जाए तो प्रबंध व्यय क्या होने लग जाता है, कम। सिंपल सा बस एक पॉइंट याद रखना है इन सारे में। एक ये हो गया है कि न्यूमेरिकल के और में भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं और बच्चों ने छोड़कर आते हैं, जिसकी वजह से नंबर कटते हैं। तो आज मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करवाने वाली हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और आप बहुत ही आसानी से उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ देखकर घबराते हैं कि न्यूमेरिकल है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही आसान है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित तालिका श्रम का कुल उत्पादन अनुसूची देती है। यानी एक तालिका आपको दी जाएगी जिसमें 2 कॉलम है। आपको निकालना क्या है, श्रम का औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद अनुसूची निकालिए। मतलब आपको औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद निकालना है। ये आपको पहले से बनी हुई रहेगी। हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन में आपको 4 कॉलम बनाना है, 2 तो आपके क्वेश्चन के और 2 जो आपसे पूछे हैं। एक पूछा है औसत उत्पाद और एक पूछा है सीमांत उत्पाद। वो कॉलम हम यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व हम कैसे करेंगे, ये बहुत ज़्यादा आसान है। देखिएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे सीमांत उत्पाद। आपको नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर को माइनस करते जाना है। हर एक नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से आप लोग करते जाएंगे माइनस। सबसे पहले 0 है तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, 0। दोनों ही कॉलम में आपके क्या आंसर आ जाएंगे, 0, क्योंकि सबसे पहला कॉलम ऑलवेज होता है सेम। तो हमने 0 0 0 सब जगह लिख दिया। ठीक है, अब माइनस करना शुरू करते हैं। तो 15 में से आप 0 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 15। ठीक है, फिर 35 में से आप 15 को माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20। फिर हम 15 में से 35 को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 15। फिर 40 में से हम 50 को माइनस कर देंगे। देखो, 40 में से 50 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -10। ठीक है, फिर 48 में से आप 40 को माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10। किसने
निकाल लिया सीमांत उत्पाद। देखिए कितनी आसानी से निकल गया। अब हम निकालते हैं औसत उत्पाद। औसत उत्पाद कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, ये दो कॉलम दिख रहा है ना, इन दोनों कॉलम का आपको आपस में कर देना है डिवाइड। क्या कर दोगे, डिवाइड। ठीक है, ये बड़े इस कुल उत्पाद में से आपको इनसे डिवाइड करते जाना। देखिए 0 का डिवाइड 0 में करोगे, आंसर क्या आएगा 0। 15 का डिवाइड 15 में, किस तरीके से, 15 अपॉन में क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 15 अपॉन में 1 कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 15। ठीक है, फिर होगा नेक्स्ट वाला 35 अपॉन में क्या आ जाएगा उसके 2। 35 अपॉन में 2, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 17.5। फिर नेक्स्ट आपको 50 से 3 को डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे 16.67 आप डिवाइड कर लीजिएगा। फिर 40 में से 4, देखिए 40 ऊपर 4 नीचे कट करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10। फिर आपको 48 से डिवाइड करना है, 5 कट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9.6। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद। एक बार फिर से देख लीजिएगा किस तरीके से सीमांत उत्पाद निकलेगा। सीमांत उत्पाद आपको नीचे से ऊपर की तरफ नंबर को माइनस करते हुए जाना है सीमांत उत्पाद। उसके बाद कुल उत्पाद में से ये जो नंबर दिख रहे हैं इससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा औसत उत्पाद। और ये आपके पूरा कंप्लीट। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आया था। कितना आसान क्वेश्चन है और इसे आप छोड़कर आते हैं। तो अब से आप इसकी एक बार आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आते हैं और आप बोर्ड एग्जाम में बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक फर्म की अल्पकालीन सीमांत लागत अनुसूची निम्नलिखित है। आपको एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा इस अनुसूची, जिसमें फर्म की कुल स्थिर लागत कितनी है। स्थिर लागत, ध्यान रखिएगा, स्थिर लागत हमेशा एक जैसी होती है। कुल स्थिर लागत कितनी है 100। फिर फर्म की कुल परिवर्तित, हमें निकालना क्या है, अब जो हमें निकालना हम उसे हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमें दिया है, ठीक है। निकालना क्या है, कुल परिवर्ती लागत, कुल लागत, औसत परिवर्ती लागत, अल्पकालीन औसत लागत अनुसूची, ये सब हमें निकालना है। तो हम इन सभी चीज़ों को कॉलम में लिख देंगे। ध्यान रखिएगा हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, कुल स्थिर लागत कितनी है 100। और स्थिर लागत जितने भी नंबर हो, अगर स्थिर लागत यहाँ 100 दी है तो हर एक कॉलम के पास में कितना आ जाएगा 100। क्यों, क्योंकि स्थिर लागत हमेशा कैसी होती है, सेम। तो इस तरीके से हमारे 3 कॉलम तो क्वेश्चन में से ही क्रिएट हो रहा है। बाकी के हमें जो ये नाम यहाँ पर दिए हैं, हम इतने नाम वाली एक टेबल को क्रिएट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन के लिए पूरी एक टेबल क्रिएट कर ली है, घबराना नहीं है। ये सारे नाम आपको क्वेश्चन में दिए हैं। देखिए ये हमको क्वेश्चन में दिया था, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद हमें कुल स्थायी लागत, अभी मैंने समझाया, वो भी क्वेश्चन में दी है। तो 0 पर भी स्थायी लागत दी हो तो हमें लिखना है, कितनी दी है हमें 100। तो जब उत्पादन हो या ना हो, स्थायी लागत बिल्कुल सेम होती है, जितनी हो उतनी ही। तो हम शुरुआत से सारे नंबर 100 क्योंकि हमें दिए हैं तो हम एक के नीचे एक लिख देंगे, क्योंकि सारी स्थायी लागत, स्थायी का मतलब ही होता है फिक्स्ड, बिल्कुल एक जैसी लागत है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले समझाया स्थायी लागत क्या होती है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम निकालते हैं कुल परिवर्ती लागत। ये हमें क्वेश्चन में निकालने को बोला, इसको हम कैसे निकालेंगे। कुल परिवर्ती लागत निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को प्लस करते जाना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है कुल। अभी मैंने आपको समझाया था। तो देखिए सबसे पहला वाला नंबर तो सेम होता है, कितना आ जाएगा यहाँ पर 500। फिर नीचे प्लस 500 में हम 300 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 800। फिर 800 में से हम 200 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1000। 1000 में हम 300 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1300। 1300 में हम 500 प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1800। 1800 में हम 800 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2600। ये हमने निकाली कुल परिवर्ती। कैसे निकाली, जिगजैग बनाते हुए। देखो सबसे पहले 500 है, 500 लिख दिया, 500 में 300 प्लस करो 800। इस तरीके से सारे हमने कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात करते हैं हम कुल लागत। कुल लागत कैसे निकालेंगे, तो देखिए कुल लागत निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम, इन दोनों कॉलम को आपस में क्या कर देना है प्लस। ठीक है, इन दोनों कॉलम को हम क्या कर देंगे प्लस। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी 100। अब प्लस करते चलो, 500 में 100 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा 600। 800 में 100 प्लस कर दो कितना आ जाएगा 900। 1000 में 100 प्लस कर दो कितना आ जाएगा 1100। 1300 में आप 1100 प्लस कर दो कितना आ जाएगा 1400। 1800 में 1100 प्लस कर दो कितना आ जाएगा 1900। 1900 में 100 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा 2700। ठीक है, क्या करा, कुछ नहीं करा, ये दो कॉलम है इनको प्लस कर दिया तो कुल लागत निकल गई। ठीक है, कुल का मतलब ही होता है जोड़ना, तो हमने इनको जोड़ दिया तो हमारी निकल गई कुल लागत। तो इस तरीके से हमने सारी की सारी कुल लागत निकाल ली। नेक्स्ट है हमारा औसत परिवर्ती लागत। औसत का मतलब मैंने पहले भी समझाया है, कुल में से हमें जो भी क्वांटिटी दी होती है इसको डिवाइड करते जाएंगे तो औसत निकलते जाते हैं। यहाँ हमसे बात करिए औसत
परिवर्ती लागत। तो देखिए यहाँ पर परिवर्ती लागत वाला कॉलम कौन सा है, ये रहा। देखो कुल परिवर्ती लागत, कुल परिवर्ती लागत में से हम जो ये हमें जितनी भी ये श्रम दी है इसे हम क्या करते जाएंगे, डिवाइड, भाग देते जाएंगे, तो आपकी औसत परिवर्ती लागत निकल, इसका मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा है। औसत परिवर्ती लागत बराबर होता है किसके, कुल परिवर्ती लागत को आप किससे डिवाइड कर दोगे, ये जो क्वांटिटीज आपको दी होती है इससे। देखिए सबसे पहले हम डिवाइड करते जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें से इसको डिवाइड करना है। 0 का तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। फिर 500 को आप 1 से डिवाइड करोगे, कैसे, देखिए 500 अपोन में क्या आ जाएगा, 1 कट करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 500। यहाँ पर आपने क्या निकाल दिया, 500, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 800 में से आपको 2 को डिवाइड करना है। 800 से आप 2 को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 400। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 400, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इस कॉलम में से जो 800 है उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 1000 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। इस तरीके से मैंने सारी टेबल कंप्लीट कर दी है। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करा है, कुल परिवर्ती लागत में से क्वांटिटी को डिवाइड करते गए हैं। 800 में से 800 को 2 से डिवाइड करा, 1000 को 3 से, 1300 को 4 से, 1800 को 5 से और 2600 को 6 से, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड कर लिख दिया सारा। अब हम बात करते हैं औसत स्थायी लागत। तो अभी हमने औसत परिवर्ती लागत निकाली, तो हमने परिवर्ती लागत का यूज करा था। अब हम निकालेंगे औसत स्थायी लागत। तो औसत स्थायी लागत हमारी क्या निकाली है हमने, औसत स्थायी लागत हमने निकाली है, ये रही। ये हमारी क्या है, औसत कुल स्थायी लागत। तो कुल स्थायी लागत पे से हम क्वांटिटी को क्या करते जाएंगे, डिवाइड। देखिए फिर यहाँ पर 0 का क्या आ जाएगा, वापस से 0। उसके बाद हमें वापस से यहाँ पर देखना है कि स्थायी लागत क्या है, 100 में से 1 माइनस कर 100 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वापस से 100। फिर 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50। फिर 100 को आपको 3 से, फिर आपको 100 को 4 से, 100 को 5 से और 100 को 6 से। क्यों, क्योंकि कुल स्थायी लागत से हम क्वांटिटी को डिवाइड करते जा रहे हैं और अपनी टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने पूरी टेबल यहाँ पर क्रिएट कर ली। उसके बाद हम निकालेंगे अल्पकालीन औसत लागत। तो अल्पकालीन औसत लागत आपको औसत परिवर्ती लागत और औसत स्थायी लागत को क्या कर देना है, प्लस। तो आपकी निकल जाएगी अल्पकालीन औसत लागत 0। तो यहाँ पर भी 0। 500 में 100 प्लस कर दिया, कितना आ गया, 600। 600 में 50 प्लस कर 400 में 50 प्लस कर देंगे, 450। इस तरीके से सारे नंबर को प्लस करके आपको यहाँ पर लिख लेना है। देखिए ये सारी मैंने कंप्लीट करके यहाँ पर लिख दी है। अब आपको इनकी प्रैक्टिस करना है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। आपको कम से कम 1 से 2 बार इनकी प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। आगे के मैं और भी क्वेश्चन इसके न्यूमेरिकल बनाऊंगी, तो आप कमेंट में मुझे बहुत सारे कमेंट करिए कि आपको कौन से और क्वेश्चन चाहिए, ताकि जितने ज़्यादा कमेंट होंगे मैं आगे के इतने ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके आगे की वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।